हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है WCG न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे एक बड़े ख़ास मुद्दे पे। देश में पिछले कई दिनों से शुरुआत होती है हिजाब से, फिर उसके बाद बुलडोज़र आता है और अब लाउड स्पीकर आ गया है। तो ऐसा लगता है कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक से शुरू होता है हिजाब, फिर उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई होती है जहांगीरपुरी में, दिल्ली में, और अब लाउड स्पीकर का मुद्दा गरमाते नज़र आ रहा है। और लाउड स्पीकर का मुद्दा शुरुआत हुई महाराष्ट्र से। MNS यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने ये राज्य सरकार से अल्टीमेटम दिया कि 3 मई तक लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं। अगर नहीं हटाए जाएंगे तो हम हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर में पढ़ेंगे। अब ये लाउड स्पीकर की जो मुहिम है वो पूरे प्रदेश भर में फैली और ये मुहिम उत्तर प्रदेश में भी आई। मतलब कुल मिला के मस्जिद से लेकर मस्जिद तक, माफ कीजिएगा, मंदिर से लेकर मस्जिद तक, मस्जिद से लेकर मस्जिद तक नहीं, मंदिर भी इसमें जोड़ा जाएगा। मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटाने के लिए कहा गया है, मगर ऐसा दिखता नहीं है। मगर खोजना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या भाई मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, क्या मंदिरों में भी लाउड स्पीकर लगे होते हैं क्या। और दूसरा सवाल एक बड़ा ये भी उठता है कि भाई होती है शुरुआत हिजाब से, फिर उसके बाद आता है ये बुलडोजर चलता है मस्जिद पे, फिर उसके बाद ये लाउड स्पीकर। तो ये क्या कोई फोकसिंग है, किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? और लाउड स्पीकर अचानक से, लाउड स्पीकर की आवाज लोगों के कानों में क्या अचानक से चुभने लगी है क्या? पिछले कई सालों से लाउड स्पीकर बजते आ रहा है, चलते आ रहा है, पूजा पाठ में कोई हनन नहीं होती थी, मगर आज अचानक से लाउड स्पीकर चुभने लग गया है, इसकी आवाज चुभने लगी है। तो किसका दोष है? क्या वाकई में लाउड स्पीकर की आवाज चुभ रही है? क्या इसके पीछे कोई टारगेटेड है, कोई सियासत है, सियासत सरगर्मियां तेज हो रही हैं इसमें? जो भी है, फिलहाल हमारे साथ में मौजूद हैं प्रखर पांडे हैं, जर्नलिस्ट हैं, नए उम्र के हैं, अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं पॉलिटिक्स में। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष श्रीवास्तव, इतिहासकार हैं, काफी अच्छी इतिहास में जानकारी रखते हैं, रुचि रखते हैं। इनसे अगर आप एक दफा पूछेंगे गांधी जी के चश्मे का नंबर, तो ये शायद वो भी बता दें। और एक तरफ हमारे साथ साक्षी सिन्हा है, ये भी जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, बोलती बहुत अच्छा है, बुलंद आवाज है इनकी। और एक तरफ है हमारे साथ अभय कुमार, ये हम सब में सबसे ज्यादा सीनियर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, खास करके अभय भैया आपका और आप सभी का। ठीक है, तो शुरुआत अभय भैया मैं आपसे ही करूंगा। सवाल बड़ा आसान सा है, मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया है कि भाई लाउड स्पीकर तो बहुत पहले से बजते आ रहा है, चलते आ रहा है, अजानें होती आई हैं। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो हमेशा से ही अजान पढ़ते आए हैं। तो ये अचानक लाउड स्पीकर की आवाज क्या लोगों के कानों में चुभने लगी है? ऐसा कुछ है क्या भैया? क्या लगता है? राहुल जी, एक तो पहली बात यह है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है और लोगों को एक धार्मिक उन्मादी भीड़ में तब्दील किया जा रहा है पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए। जहां तक धर्म की बात है, तो मेरा जहां तक मानना है कि धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है, प्रदर्शन का विषय नहीं होता है, वो चाहे हिंदुओं के लिए हो या फिर मुसलमानों के लिए। और जिस तरीके से मुझे नहीं लगता कि ठीक है, आप निकालिए। अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा कि एक सांसद साहिबा हनुमान चालीसा को लेकर जो है काफी उत्तेजित दिख रही थी। और तो आपको अगर चुन के भेजा है जनता ने, तो आप जनता के मुद्दों पर बात कीजिए ना, आप तो धर्म में ही उलझ गए। तो इस तरीके से जब आप अखंड भारत बनाने की बात करते हो, लोगों को उन्मादी भीड़ में बना तब्दील कर रहे हो धर्म को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं सही होगा। अच्छा, ठीक है अभी भैया, आपका जवाब हमने सुना। प्रखर, एक सवाल आपसे है। ये महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा, मगर इस पे नजर सबसे पहले, सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो महाराष्ट्र से फिर कर्नाटक में भी इसके लिए लोगों ने मुहिम उठाई कि भाई यहाँ से भी लाउड स्पीकर सीधे प्रतिबंध हो जाना चाहिए। मगर उसके बाद बनारस में भी गया। अब मगर ये है कि योगी आदित्यनाथ की नजर में बड़ा ही आया और उन्होंने कार्रवाई बड़े जल्दी, मतलब आज ही आप देखें तो उन्होंने शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध लाउड स्पीकर हैं उन्हें हटाया जाए और जहां पर वैध तरीके से लाउड स्पीकर लगे हैं उनके आवाज नियंत्रित किए जाएं। और पुलिस ने कार्रवाई बकायदा की है जिसमें 125 लाउड स्पीकर जब्त किए गए हैं, जो अवैध थे उन्हें उतारा गया है।
भाई योगी आदित्यनाथ को उनको इतनी क्या पड़ी है, मतलब लाउड स्पीकर को क्या कहेंगे? क्या ये वाकई में वो तो क्योंकि हमेशा से देखते आ रहे हैं, बुलडोजर चलाना हो तो वो देखते नहीं होता हो, भाई चलाना है तो चलवाना है, अब लाउड स्पीकर ले आए हैं तो, और हमेशा से वो हिंदुत्व को सपोर्ट करते रहे हैं, तो क्या कुछ आपको क्या लगता है कि टारगेटेड है क्या ये यूपी में? यूपी के कॉन्टेक्स्ट से बताइए। जी, जितना मैं देख पा रहा हूँ अभी जो राजनीतिक समीकरण चल रहा है उस हिसाब से जब से उत्तर प्रदेश चुनाव संपन्न हुए हैं, जितना मुझे एहसास हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की एक जो बीजेपी की कह लिया जाए मदर पार्टी है आरएसएस, वो एक सेकुलर छवि बनाने की कोशिश कर रही है, बल्कि उसके बजाय शिवराज सिंह चौहान उग्र नजर आएंगे आपको। पिछले एक मामा बुलडोजर तक बन चुके हैं वो पहले के मुकाबले, चाहे गरीबों के उन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलवा देने हो जिनके हाथ पैर अपंग है, जो पत्थर तक नहीं फेंक सकते हो। तो योगी जी की छवि में एक बदलाव देखा गया है जब से ये दोबारा शपथ लेके 25 मार्च को सत्ता में वापसी की इन्होंने। अब आप ये देखेंगे कि योगी जी की छवि ऐसी बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये सबके हैं। पहले ऐसा था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, पर मुझे ऐसा अभी एहसास हो रहा है कि नहीं, अभी वो क्योंकि हर जगह से लाउड स्पीकर उतरवाया गया, अगर उन्हें कुछ टारगेटेड निशाना साधना होता तो वो सिर्फ मस्जिदों से निकलवाते स्पीकर, पर आप 125 आपने बताया तो जिसमें से बहुत सारी जगह मंदिरों से भी उतारे गए स्पीकर जहां पे हनुमान चालीसा के पाठ के लिए लगाए गए थे। जी राहुल। ठीक है, हर्ष जी आपके पास आना चाहेंगे, आप सुन पा रहे हैं ना? हर्ष जी फ्रेम ठीक कर ले अपना। हर्ष आप सुन सकते हैं ना? चलिए, हर्ष का थोड़ा डाउट है, मैं साक्षी के पास जाना चाहूंगा। साक्षी आप सुन पा रहे हैं ना? साक्षी ये बताइए कि आज आप देखें देश में माहौल देखें तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है, मतलब तमाम सारी चीजें। आप महंगाई को ले लीजिए, आप पेट्रोल देखिए आज 100 पार हो गया है, अधिकतर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 100 पार है, खाने वाला तेल। तो महंगाई के मुद्दे को हटा करके लाउड स्पीकर पे बात की जा रही है। भाई लाउड स्पीकर में ही आप चिल्ला चिल्ला के बोलिए ना कि जनता का कान खोलिए, तो मतलब क्या लगता है कि ये अपार्ट डिपार्ट किया जा रहा है कि मुद्दे को भटकाने की कोई कोशिश है, ऐसा कुछ है? साक्षी जी भैया, जी भैया, मेरा तो मतलब मानना यही है कि क्योंकि सरकार जहां तक महंगाई पे अगर बात करना चाहती है तो वो आम जनता को भटका रही है। ये हिंदू मुसलमान लाउड स्पीकर का विवाद है, जो भी दंगे हो रहे हैं उनको वो थोड़ा भटका रही है, क्योंकि अभी शायद यूपी चुनाव भी गए हैं और आने वाले अभी और भी चुनाव है, एमसीडी इलेक्शंस है, तो वो जनता को थोड़ा गुमराह कर रही है कि वो उस पे बात ना करते हुए ये मस्जिद मंदिर पे जाए, अपना थोड़ा भटकाव कर रही है ताकि जनता उनके सपोर्ट में रहे, ताकि नेता अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी तो उधर से उन्हें वोट मिलेंगे, और वो उसके लिए वो भटकाव कर रही है। और महंगाई का तो पूछिए मत, वो गायब हो चुकी है। राहुल भैया मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। जी जी प्रखर जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ पिछले कुछ दिनों में जैसे कि भगवा रंग को भाजपा ने अपना पेटेंट मान लिया है। मतलब आरएसएस का भी झंडा उसी रंग का, भारतीय जनता पार्टी के झंडे में भी उसी का रंग आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवा सबका है। और सबसे बड़ा अपमान तो मुझे ये महसूस होता है कि जब मस्जिद पे आप भगवा लहराती है, कहाँ की भीड़ है, ये कौन से लोग हैं जो भगवा का ये स्तर समझते हैं कि उसे मस्जिद पे लहराया जाए। चलिए उनके धर्म की आस्था आहत हो बाद में, वो सब बात की बात है। क्या आप या हम में बैठा पैनलिस्ट कोई भी ये इस बात को जायज मानता है कि मस्जिद पे भगवा लहराया जाए? ये लड़कों का कहाँ से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो अपने काम धंधे छोड़ के पता नहीं कहां से एक भीड़ का हिस्सा बन के आते हैं और फिर एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनपे वो क्या बोलते हैं तलवारें लहराई जाती है, और फिर सामने से उनकी तरफ से भी वो पथराव की। ये तो मैं जहांगीरपुरी की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में शोभा यात्रा निकालने के दौरान ऐसे छोटे छोटे बवाल देखने को मिले। तो कितने ब्रेन वॉश कर दिए गए आजकल के युवा कि वो ऐसी चीजों में आके अपने ही लोगों के खिलाफ पत्थरबाजी तलवारबाजी ये सब करने लग जाते हैं। जी भैया, ये ठीक है, मैं हर्ष श्रीवास्तव के पास मैं जाना चाहूंगा। एक मिनट, हर्ष श्रीवास्तव के पास मैं जाना चाहूंगा। हर्ष जी काफी देर से इंतजार करें। हर्ष जी ये बताइए कि देखिए लाउड स्पीकर आप देखें तो साल 2016 में जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा के इलेक्शन थे, तब नरेंद्र मोदी जी बकायदा मदीनापुर एक जगह था, वहां से भाषण दे रहे थे। उस भाषण के दरमियान में जब वो अपना भाषण दे रहे थे तब अचानक से वो चुप हो जाते हैं, कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, करीब 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अजान पढ़ी जा रही थी, अजान की आवाज आ रही थी।
इसलिए वो चुप हो जाते हैं। तो आप देखिए, एक तरफ मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अजान जब शुरू होती है तब वो चुप हो जाते हैं, और दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी है जो आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मतलब वो चाह रहे हैं कि ये अजान, ये सारी चीजें, इस पे प्रतिबंध होना चाहिए, जो अवैध वो हटाए जाने चाहिए। तो ये क्या लग रहा है, ये कोई दोहरा चरित्र दोहरा चाह रहा है क्या? देखिए, दोहरा चेहरा की जो बात आप कह रहे हैं, मोदी की विचारधारा अलग होगी, योगी की विचारधारा अलग होगी। एक सीएम है, एक पीएम है, दोनों एक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये एक फेडरल सिस्टम के तहत चलता है हमारा देश, तो जरूरी नहीं है कि जो सेंट्रल कर रहा है वही स्टेट करे। स्टेट पॉलिसीज अलग होती है, स्टेट के पास अपने पावर होते हैं, तो सीएम डिसीजंस खुद ले सकता है। तो वो चर्चा का विषय है ही नहीं कि मोदी शांत हो जाते हैं और योगी हटवा देते हैं। तो इस बात को तो इस पे बात करने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो और बातें कर रहे हैं उस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये विवाद अभी का नहीं है, ये विवाद बहुत पुराना है। ये विवाद तब से है, अभय भैया जहां से आते हैं उन्हीं के यूनिवर्सिटी की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या वाइस चांसलर हैं, उनकी नींद हराम आज हो जाती थी सुबह सुबह। संगीता श्रीवास्तव शायद नाम है उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो बीपी की पेशेंट हैं और उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी, उनको वापस से नींद नहीं आती थी अजान के आवाज से। उसके बाद हमारे देश के बहुत महान मशहूर गायक हैं, एक समय पे सबसे ज्यादा पैसा लेते थे, सोनू निगम, उनके रियाज का टाइम खराब हो जाता है अजान के तो एक दो लोगों की वजह से अजान हटवा देंगे क्या आप एक दो लोगों की वजह से अजान हटवा देंगे क्या? पूरी बात तो सुनिए सर, बताइए जल्दी। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि अजान का विवाद नया नहीं है। अजान का विवाद हर बार नए ढंग से पेश किया जाता है जब जब किसी पार्टी को राजनीतिक लाभ लेना होता है। हाँ, तो इस वक्त किसको लाभ लेना है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए, इस वक्त लाभ किसको लेना है? इस वक्त जो पार्टी सत्ता में, हाँ, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब लाभ लेना चाहती है। बिल्कुल। देखिए, इस मुद्दे को उछालना ही लाभ लेने की तरफ इशारा करता है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। हर चीज की दो पहलू होते हैं। ठीक है, मैं आपसे बाद में मैं एक सवाल सीधा अभय भैया से जानना चाहता हूँ। लाउड स्पीकर पे बात करना क्या वाजिब है? क्या ये वैलिड रीजन है क्या कि भाई देश में तमाम मुद्दों को हटा करके आप एक अचानक से लाउड स्पीकर ले आ रहे हैं जो हमेशा पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। सन 1924 में लाउड स्पीकर का इन्वेंशन होता है। आप अगर उससे पहले जाएंगे तो सन 1827 में शायद लाउड स्पीकर का एक फोन में इन्वेंशन हुआ था, मैं इन्वेंटर का नाम नहीं जानता। तब से लाउड स्पीकर चलता आ रहा है, अजानें तब से पड़ी जा रही हैं मस्जिदों में। आज लाउड स्पीकर को उठा दिया जा रहा है, अचानक से लाउड स्पीकर मुद्दा बन जा रहा है। क्या है ये, मतलब लाउड स्पीकर वैलिड है या नहीं है, क्या होना चाहिए? देखिए राहुल जी, मेरा मानना है कि अगर वन साइडेड अगर कोई कार्रवाई की जा रही है केवल एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, वो ठीक नहीं है। लाउड स्पीकर हटवाना दोनों साइड से करवाइए आप, लेकिन आप पॉलिटिकल एजेंडे के तहत एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं तो सहमत हूँ इस बात से कि लाउड स्पीकर दोनों तरफ से हटवाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। तो ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो जाहिर होता है ना कि आपकी मंशा क्या है। नहीं, बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल जायज है। हर्ष श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा दोबारा से। आप एक तरफ देखिए, हिंदू में जुलूस निकाले जाते हैं, बड़े बड़े बाजे, बड़े बड़े डीजे लगते हैं जब दुर्गा पूजा होती है या तो फिर गणेश चतुर्थी होती है। आप देखिए विसर्जन के वक्त में कितने बड़े बड़े डीजे, कितने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, पूरे नगर भर से जुलूस निकाला जाता है, लेके जाया जाता है विसर्जन के लिए, तब किसी सरकारों को आपत्ति नहीं होती। वही महाराष्ट्र में आप देखिए गणेश पूजा, गणेश विसर्जन इतने धूमधाम से की जाती है, तब किसी ने भी ये आवाज नहीं उठाई, तब राज ठाकरे जी की कान नहीं खुली कि भैया ये लाउड स्पीकर से आवाज ज्यादा तेज आ रही है। अचानक से अभी अजान आ जाता है, लाउड स्पीकर आ जाता है। क्या लगता है आपको, पॉलिटिकल है क्या, ये मोटिवेटेड है क्या? देखिए एक बात मुझे बताइए कि मुहर्रम के टाइम पे मुस्लिम्स भी तजिया निकालते हैं, उस वक्त भी उस ताजिया निकालते हैं, उस वक्त
वो भी निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के त्योहार मनाए जाते हैं इस देश में, मुस्लिमों को भी उतनी ही आजादी है और उनके भी त्योहार मनाए जाते हैं। तो तो अंगुली आप क्यों उठाई ऐसे नहीं जाती है कह जनाब? सकते। अंगुली क्यों उठाई हाँ? जाती है? अंगुली क्यों उठाई जाती है? उंगली तो दोनों तरफ उठाई जाती है ना। दोनों तरफ कहाँ उठाई जा रही है? उंगली तो दोनों तरफ दोनों उठाई तरफ जा रही है उठाई क्या प्रखर जाती जी? है। प्रखर जी, दोनों तरफ उठाई जा रही है क्या? देखिए अभी नहीं, अलवर में एक दरअसल 300 साल पुराना मंदिर भी गिरता है। आप सर ये वो नहीं कह फेक सकते न्यूज थी, हैं। आप एक बार थोड़ा सा वो उस पे रिसर्च करें। मैं आपको, आप उस पे आगे बढ़ो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप उस पे रिसर्च जी करें। वो फेक न्यूज थी शायद ठीक ये है। अलवर की, जो क्योंकि वो जो मंदिर गिराया गया उसमें आरसीसी से बनी चीजें पाई गई, और 300 साल पहले जहां तक मुझे आभास है आरसीसी जैसी चीज तो नहीं होती होगी। सर आरसीसी जैसी चीजें नहीं थी, लेकिन जी, बाकी कह आप क्या सकते कह हैं रहे ना, थे? वो पुराना ढांचा था, उसके ऊपर नई कार्रवाई, उसके ऊपर रिनोवेशन किया गया था, लेकिन वो वहां पर अच्छा मंदिर जो था वो पहले से था। तो कहा जा जी, सकता है जो ये उसका किसने गिराया? ढांचा था लेकिन वो ये जो तो ये न्यूज है, किसने गिराया? ढांचा ये जो 300 न्यूज है ये साल। वो किसने आज गिराया की ये? न्यूज ही नहीं है। जो चर्चा ये हाँ लाई गई है अलग से, ये न्यूज आज की न्यूज है ही नहीं। ये दिखाया जा रहा है कि बदले की कार्रवाई हुई राजस्थान के अलवर में, पर ये हाँ, खबर ही पुरानी है, ये अभी हाल ताज की नहीं खबर ही नहीं 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 है। नहीं, मैं ये इसकी बात गिरा नहीं तो कर रहा, खबर की तो बात ही नहीं कर रहा। खबर तो चाहे जितनी भी पुरानी हो या नहीं हो, जी मेरे कहना यह है कि इस देश में मंदिर भी गिरते हैं और मस्जिद भी गिरते हैं। जहां हम्म कार्रवाई होनी होती है वो कार्रवाई हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि तो फिर एक जहांगीरपुरी में कम्युनिटी को क्यों नहीं हुई? टारगेट किया जा रहा है। जहांगीरपुरी में क्यों नहीं हुई जनाब? जहांगीरपुरी में क्यों नहीं? जहांगीरपुरी में क्यों मस्जिद गिरा दिया जहांगीर गया, मंदिर नहीं गिराया गया? सर जहांगीरपुरी में आपको बता दें, मस्जिद नहीं गिराया गया है। मस्जिद का एक दीवार जिससे लगे हुए कुछ शॉप्स थे उसको गिराया गया है। ठीक है, ठीक है, हर्ष श्रीवास्तव जी, हम आपका नहीं, हाथ तोड़ मेरा देंगे, हम उसके मेरा बाद सवाल बोलेंगे ये है, हमने आपको चोट मेरा नहीं पहुंचाई मे, है। हम आपका जी हाथ तोड़ राहुल देंगे, भैया, हम आपको बोलेंगे हमने आपको चोट नहीं पहुंचाई है। बताइए, जवाब दीजिए। राहुल जी, हम्म। राहुल जी, मेरा नहीं। एक और हाँ। मैं सवाल जोड़ना चाहूंगा कि जब हिंसा हुई, जब थोड़े कांड हुए, तभी क्यों ये याद आया कि इन जगहों पे अतिक्रमण हो रखा है? पहले क्यों नहीं याद आया? इतने दिन तक एमसीडी सो रही थी क्या कि यहाँ पे नहीं, सरकारों के लिए अवैध प्रखर जगहों जी, पे बना के बैठे हैं? अब सरकारों का अब कहना है आदेश आ कि रहा है कि भाई, शाहीन बाग जितनी भी जगह है वहां पे भी ये किया जाए। नहीं, जी सरकारों का कहना है, मेरे देखिए हिसाब से मुझे लगता है एक कि सेकेंड दंगे प्रखर जी, होना एक बात जरूरी है, बताइए, मतलब ऐसा इसलिए कार्रवाई क्योंकि हो। अवैध निर्माणों का पता चलता है। नहीं मैं एक स्टैंड लेना चाहूंगा यहाँ। एक बात मैं प्रखर जी से जी पूछना चाहूंगा कि कार्रवाई ना हो तो प्रॉब्लम, कार्रवाई हो तो प्रॉब्लम। चलो नहीं, नहीं इतने कार्रवाई दिन से कब हो समझ में वो आ रहा था। प्रॉब्लम है, कार्रवाई कब 16 हो वो तारीख के प्रॉब्लम है। बाद कार्रवाई हो ना हो उन्हें वो तो समझ कोई में इशू ही आया। नहीं है। हो ना हो वो हाँ तो कोई इशू नहीं है। इस देश में किसी को हाँ। फर्क नहीं पड़ता कहाँ किसने कितना इस अतिक्रमण किया है, इस दिल्ली जब तक खुद की गाड़ी ना दिल्ली फंसे में उस गली में। 70% दिल्ली में 50 से 70% जो घर हैं वो अवैध निर्माण के तहत बनाए गए हैं। हम्म, ठीक है, हम्म। तो अब आप ये तो कह ही नहीं सकते। साक्षी जब जी, क्या लगता है आपको? जब जागो साक्षी जी के तभी पास जाना सवेरा। चाहेंगे? जब साक्षी जी के जागो पास तभी जाना सवेरा। चाहेंगे? एक मिनट, चलिए एक मिनट, ठीक। साक्षी जी के पास जाना चाहेंगे। साक्षी जी, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 सालों से है, देश में इनका 8। वो है, चला रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 7 साल गुजर गए, आज 2022 है। आज इनको ध्यान आ रहा है कि भाई अवैध निर्माण है। मतलब आप पूरा ऑल ओवर देखिए, जहांगीरपुरी में मस्जिद का आगे का जो 2 छोटी सी जो दीवाली थी वो गिराई गई, मस्जिद के आगे की दुकानें तोड़ी गई, मगर वहीं बगल में मंदिर था, मंदिर के आगे की दुकानें नहीं तोड़ी गई, ना मंदिर में कुछ हुआ, बल्कि मंदिर के जो लोग थे वो भाई डर के मारे खुद ब खुद उन्होंने अतिक्रमण जो था मंदिर के आगे का वो हटाना शुरू कर दिया। क्या लगता है भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की नींद कुछ देर से खुल रही है क्या? जो अपने आप को बताती थी कि भाई अच्छे दिन हम लेके आएंगे, देश को सुधार देंगे, बेहतर कर देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे, एकदम मतलब साफ सुथरा कर देंगे, भाई उनका भारत, उनका दिल्ली, उनकी राजधानी देश की पूरी अवैध तरीकों से घिरी पड़ी है। क्या कहेंगी, बताइए। जी सर, भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? वो 8 सालों से सो रही थी, पता नहीं वो अचानक से क्यों उठी है। शायद मेरे को लगता है इसमें उनका कोई एजेंडा होगा, पर जो लोगों के दिमाग में भी उन्होंने डाल रखा है, जैसे कि प्रखर भैया ने कहा कि हर किसी मतलब हमारी युवा पीढ़ी के दिमाग में डाल रखा है कि भगवा रंग हिंदुत्व का है, तो सबने अपने अपने आप को बांट रखा है। और
मेरा तो सबसे ज्यादा यही उनसे भी सवाल है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से, कि उनके पास इंटेलिजेंस थी उनकी, तो जो भी दंगे हुए, जो भी आगे जेसीबी आई, तो उनकी इंटेलिजेंस टीम क्या कर रही थी उस वक्त जब वो गिराए गए? और अगर वो ये कह रही है कि हम सिर्फ मंदिर मस्जिद दोनों को गिराते हैं, तो उन्होंने मंदिर को भी क्यों नहीं गिराया? मतलब मेरा भी नहीं यही नहीं, उनसे सवाल है। ये दरअसल हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं, ये है ना पिछले कुछ दिनों में देश में जाहिलियत भी बढ़ी है। मतलब हाँ कह लिया जाए दंगाई, पत्थरबाज, तलवारबाज, ये सब जो निकल रहे हैं वही ना मैं अपने घरों से, ये किसी एक नहीं कौम नहीं के नहीं। अगर अगर आप वही इनको वही हिंदू मैं मानते कहना हैं चाह रहा था मुसलमान, कि या मुसलमान कहते हैं, दंगा तो आप हुआ, अपने उसके धर्म के बाद साथ जो जोड़ के कार्रवाई अपना हुई, धर्म खराब कर रहे हैं। और जो नहीं जहांगीरपुरी में हुआ उसकी परमिशन भी नहीं थी। वही वही हाँ, मैं उसकी ये परमिशन अभी नहीं। एक एक राहुल एक जी, सवाल मैं अभय मैं अभय भैया से लेना आपके चाहूंगा। आपसे एक एक सवाल सवाल अभय करना भैया चाह रहा था। हाँ आपने जो आप इतनी देर से जो एक बात को रपेट रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, भगवा क्यों नहीं ये मंदिरों को गिराया जाता है, या अजान को ही क्यों बंद करवाया जाता है, आप ये सवाल पे फोकस क्यों नहीं कर रहे कि पत्थरबाजी कैसे हो जाती है, मस्जिद से पत्थरबाजी कैसे हो नहीं तो जाती है? पत्थर का जवाब आप बुलडोजर से दीजिएगा क्या? तो बुलडोजर से किसने दिया? कि बुलडोजर नहीं किसने चला क्या? दिया? बुलडोजर नहीं चला किसने क्या? दिया? सरकार ने दिया बुलडोजर ना। नहीं चला क्या? एमसीडी में कौन है? तो वहां तो अवैध निर्माण थे, तो आप तो ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण को गिराना सही है। हाँ, तो दंगाई के वक्त क्यों अवैध निर्माण याद आया? जब जागो तभी सवेरा। तो पत्थर चले इसीलिए ना, 8 साल बाद। याद आया। पत्थर चले 8 इसीलिए ना साल याद आया बाद याद बुलडोजर। आया, 10 साल बाद हो सकता अबे था भैया याद से आ लेंगे, सकता था, अबे भैया 5 से साल बाद जवाब हो लेंगे, सकता है याद अबे आ भैया से सकता था। जवाब लेंगे। अबे भैया, आपको क्या लगता है ये पत्थर का जवाब बुलडोजर से था क्या? ऐसा कुछ? ऐसा देख बिल्कुल नहीं है। कि जो है राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैंने पहले भी ये बात कही कि जिस तरीके से आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करके चीजें करते हो, तो कहने और आपको बता दूं कि इतिहास दबा रहा है, यूरोप से लेकर एशिया तक जिस कंट्री ने धर्म की राजनीति की, उसका पतन नहीं हुआ है, प्रगति नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं इंडिया में भी उस तरीके की सिचुएशन बनाई जा रही है। जर्मनी का हाल आपने देखा था। तो एक तरीके से जब आप एजेंडे के तहत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो और आपको शिक्षा पे बात नहीं करनी है, रोजगार पे बात नहीं करनी है, बस उन्मादी भीड़ तैयार करना है, तो यही हो रहा है डेफिनेटली। ठीक है। एक एक पॉलिटिकल सवाल मैं प्रखर से लेना चाहूंगा। प्रखर जी, आप कुछ जी भैया। काउंटर जवाब देना चाहते हैं हर्ष? मेरा एक सवाल यहाँ बैठे सारे पैनलिस्ट से है। मैं एक बात जानना चाहता हूं। हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हमेशा करते हैं। मैं खुद सेक्युलर हूं। मैं मानता हूं कि सेक्युलरिज्म होनी चाहिए, इस देश की बुनियाद ही सेक्युलरिज्म है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में हमेशा आता है, जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, जवाब जानना चाहता हूं। 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जिस दिन इस देश में 50-50% आबादी हो जाएगी दोनों कौमों की, क्या उस दिन कश्मीर जैसे हालात देश में बन सकते हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि हम कहते हैं कि कोई धर्म नहीं होता है, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन टेररिस्ट एक ही धर्म से क्यों निकल कर आते हैं? दूसरा सवाल। एक और सवाल लेना चाहूंगा कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देश, जो कि कमाल, मतलब इतनी लिबर्टी है, इतना ज्यादा उन लोगों ने सेक्युलर कर दिया कि जिस वक्त पलायन हो रहा था मुस्लिम कंट्रीज से, तो उन लोगों ने शरण दिया था यूरोप में, अपने कंट्री में। और उसके बाद फिर वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वो लोग फिर सख्त हो गए। उसके बाद उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, अब हम नहीं देंगे शरण। तो ये 3 घटना है, 3 घटनाक्रम है। 3 जवाब मैं सबसे लेना चाहूंगा, प्लीज बताएं। जी, मैं ठीक है, आपका जवाब पहला दे एक सवाल था कि बट 50-50 हो जाएंगे तो क्या होगा? तो कश्मीर जैसे हालात बन सकते हैं क्या?
हाँ, आपका सवाल था। तो सर पहली बात तो ये है कि क्या वाकई में क्या हुआ था सर? राहुल जी थोड़ा समय चाहता हूँ मैं। मेरे को लगता है नहीं, सवाल हर्ष के बहुत अच्छे हैं। मेरे को लगता है कि ना इस पे मेरे को लगता है कि 1 घंटा नहीं, बकायदा 2 घंटे इस पे बहस हो सकती है। आप लोग अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, बट इस पे हम समय आपने जो कहा उसी एक सवाल करना मैं चाहता बस जी अंबुज भैया बोल ले, फिर मैं बोलता हूँ। जी भैया। जी 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 कि टेररिस्ट केवल एक से निकलते हैं, एक धर्म से निकलते हैं, कह सकते हो। आप आरएसएस और अलकायदा में क्या डिफरेंस देखते भैया? मैं आरएसएस को इस नजरिए से देखता हूं कि आरएसएस ने ना क्या 2011 वाला बॉम्ब ब्लास्ट किया था, ना वॉशिंगटन में ब्लास्ट किया था, ना ही फ्रांस में ब्लास्ट किया था। जी भैया, आरएसएस को मैं इस नजरिए से देखता हूं कि आरएसएस ने ना 2011 में ब्लास्ट किया था, ना संसद में हमला किया था, और ना ही अमेरिका में हमला किया था, फ्रांस में हमला किया था। आपको बता म्यूट है भैया, शायद म्यूट है भैया, म्यूट है। की मैं बात करता हूँ, अपने भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, हिंदू महासभा का हो, आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कर देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से बयान दिए जाते हैं, दंगे कराए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि वही सिचुएशन उनकी भी है, दंगे कराए जा रहे हैं? मतलब आपने कहा, मतलब मुझे तो नहीं दिखता ना कि कहीं पे 24 ये 2011 जैसे ब्लास्ट हो रहे हो या संसद पे हमला हो रहा हो। तो आरएसएस को और टेररिज्म को, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इतने भी करीब हैं, आप जितना करीब दिखाना चाह रहे हैं। ने पहले कहा थोड़ा था तो मानते हैं, आपकी बातों से लग रहा है। होती है, आपने कहा आतंकवाद कोई धर्म ना जाति होती है। तो अगर अलकायदा इस तरीके से कर रही है, कोई भी एक्ट कर रही है, और उस तरीके आरएसएस या हिंदू लोग भी करते हैं, तो क्या डिफरेंस है उसमें? भैया, अलकायदा और हिंदू महासभा में मुझे लगता है जमीन आसमान का फर्क है। अलकायदा के लोग बकायदा टेररिज्म की तैयारी करके दुनिया भर में दहशत फैला रहे हैं। दहशत का माहौल तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू महासभा के लोग दहशत फैला रहे हैं इस तरह से, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करके या कत्लेआम मचा के। जी बात को परिभाषित करेंगे, मुझे ये बता दीजिए आप। क्या आवाज कट गई? तरीके से आप परिभाषित करेंगे, क्या परिभाषा आतंकवाद को किस तरीके से आतंकवाद की क्या परिभाषा है? मेरी एक बात सुन लीजिए। कोई किसी कंट्री के लिए, उनके लिए वो रिवोल्यूशनरी हो सकते हैं, ठीक है ना, हमारे लिए रिवोल्यूशनरी हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए तो टेररिज्म हो सकता है ना उनके लिए। दिस इज द फैक्ट। लेकिन टेररिज्म का, मुझे लगता है टेररिज्म का जो अगर कहें टेररिज्म का कोई एक मूल डेफिनेशन हो, तो मुझे लगता है टेररिज्म वो है जो माहौल खराब करे, कत्लेआम मचाए, इंसानियत को भूल जाए। तो जिस तरह से अलकायदा के लोग इजिप्ट में गला रेत देते हैं, आप उसको हिंदू महासभा और आरएसएस से नहीं कंपेयर कर सकते। राहुल भाई, हमें लग रहा है ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, आप इसे थोड़ा और लोगों तक भी बढ़ाएं। मुझे लगता है नहीं, एक्चुअली मैं तो ये कहता कि ये हर्ष के सवाल बड़े वाजिब थे, बड़े वैलिड थे। वाजिब से मुझे एक वो है कि ये काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं क्या हम? हमें एक काल्पनिक डर बैठाया जा रहा है क्या कि सोचो जब हिंदू 50% बचेंगे और मुस्लिम 50% बचेंगे। अभी हम ये नहीं सोच पा रहे कि हमारा देश 2025 में कहाँ होगा। नहीं, आपने कहा कि अगर कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे तो क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं आपका संबंध यही था। हमें 2025 में हमारे देश की क्या हालत होगी, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। कोशिश करते हैं, नहीं, ये आप व्हाट्सएप वाले मैसेजेस यहाँ आके पढ़ रहे हैं। हमें ये चिंता नहीं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था हर्ष।
क्यों सवाल उठ रहा है ये? मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था, सवाल समझे नहीं है आप सवाल ये उठा क्यों रहे? नहीं, आपका पहला सवाल यही था आबादी हिंदू राहुल है। जी। सवाल एक बार और सुनिए, सवाल ये जितना है, मैं समझ पाया था, सिर्फ एक बार सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। सवाल ये था कि अगर कभी, चलिए नहीं बनते हैं, मैं नहीं होगा। अब आप सवाल क्यों बदल रहे हैं सर? आपका पहला सवाल यही था कि अगर हिंदू मुस्लिम 50-50% बचे तो क्या होगा? बनते हैं, अगर ऐसे हालात बनते हैं कि हिंदू मुस्लिम इस देश में 50-50 हो गए या मुस्लिम हिंदुओं से ज्यादा हो गए, तो कश्मीर और कायराना जैसे हालात बन सकते हैं, तमिलनाडु के उस गांव जैसे हालात बन सकते हैं जहां पर हिंदुओं के त्योहार को प्रतिबंधित करने के लिए चेन्नई हाईकोर्ट में अर्जी डाली जाती है। राहुल जी जरा बोलने का मौका दे, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए बोलने के लिए। चेन्नई हाईकोर्ट में अर्जी डाली जाती है कि हिंदुओं के इस त्योहार को बैन कर दिया जाए क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है। क्या इस तरह का माहौल बन सकता है क्या? जी हमें भी, जी चलिए बोलिए। हमें अभी आप ये जो उदाहरण दे रहे हैं, हर्ष आप अपने सवाल को थोड़ा समेटे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको लेट हो रहा है। अपने सवाल में ना आप जवाब भी छोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं जवाब सुनना चाह रहा हूँ। हाँ, आपका वही सवाल था मोटा मोटा कि 50-50 बचे तो क्या होगा। मुझे लग रहा है आप आजकल वही ज्यादा, मुस्लिम 50 से ज्यादा। प्रखर को जवाब देने दो। प्रखर जी आप भी शायद वही फिलॉसफी पढ़ के आ रहे हैं कि जान लो हिंदुओं जो गाजियाबाद के कुछ मानते, मैं महंत भी नहीं मानता उन्हें, जो स्टेजेस पे खड़े होके बोल रहे 2029 के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होगा, कोई 2050 तक। सर ये सारी बातें एक काल्पनिक डर बैठा रही है लोगों के दिमागों में। जो बेरोजगार बच्चे ना उनको नहीं दो आपके पास। सर आप जवाब नहीं सुन रहे सर। नहीं, ये आपका सवाल ही डर पैदा करने वाला है ना, कि सोचो अलकायदा आ गया तो। अब भैया ने जैसे सवाल उठाया था कि ये अलकायदा और आरएसएस में क्या डिफरेंस है, सर बहुत डिफरेंस है। आरएसएस अपने देश की पूजा करती है, अलकायदा नहीं करती है, ठीक है। और दूसरी बात, अलकायदा आज आरएसएस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस सीढ़ी पे आरएसएस चल रही है, क्या भविष्य में वो अलकायदा नहीं बन जाएगी? बाकायदा हिंदू महासभा में धर्म, मेरा पूरा होने दे, ठीक है। हिंदू महासभाओं में बाकायदा नारे लगवाए जाते हैं, उनकी जब शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें बकायदा मूल्य क्या क्या नारे लगाए जाते हैं और गालियां दी जाती हैं गंदी गंदी। ये क्या चीजें हो रही है देश में? तो आप किसको जस्टिफाई करने बैठे हैं यहाँ पे? अगर वो गलत है तो आप किसको सही ठहरा रहे इतनी देर से? आरएसएस क्या कर रहा है इस समय देश में? मैं जवाब दे रहा हूँ, वही मैं वही राय बता रहा हूँ मेरी सर की ये, जी मैं वही राय बता रहा हूँ मेरी सर। तमिलनाडु, कायराना और कश्मीर जैसे हालात बन सकते हैं क्या? आपका हो गया, क्या का जवाब हो गया? प्रखर का जवाब हो गया। साक्षी जवाब दीजिए। क्या का ये जवाब है कि एक काल्पनिक दुनिया में आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डोरीमोन की एनीवे मशीन नहीं है, टाइम मशीन नहीं है, हम नहीं देख सकते। आप उदाहरण के तौर, अच्छा ये बताइए, एक देश है, जी ठीक है, एक देश है, मुझे नाम नहीं आता उसका, कैसे हो गया, कायराना में कैसे हो गया और तमिलनाडु के उस गांव में कैसे हो गया? ठीक है, एक देश है, मुझे शायद नाम भूल रहा हूं, अगर आप में से किसी को याद हो तो बता दीजिएगा। वहां पे हिंदुओं की आबादी सबसे कम है, इस्लामिक आबादी बहुत ज्यादा, मुझे देश का नाम नहीं याद है। वहां पे आज भी हिंदुओं के मंदिर, संस्कृत पढ़ाई जाती है। वहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, वहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसी चीजों का। भारत में ही क्यों पड़ता है, आप ये बताइए। अब मैं बता रहा हूँ, भारत में आपको नहीं लगता दोनों धर्मों में कुछ कुछ जाहिल बैठे हैं जो भड़काने का काम करते हैं? भाई मैं सीधा क्लियर बोलूंगा, हर्ष जैसे लोग बैठे हैं। राहुल भैया, मैं उम्मीद आपसे नहीं करता कि आप पर्सनल अटैक करें, बोलने दे। जी हर्ष, मैं एग्री करता हूं आपसे कि दोनों जगह कुछ जाहिल बैठे हैं, वही भड़काते हैं। लेकिन आ जाता है यहाँ बीच में। मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए ना कि क्यों भारत जैसे देश में हम बहुत जल्दी इस चीज पे एक्टिवेट हो जाते हैं। हम एक पक्ष की बात को लेकर बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं कि मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। किसी ने भी जिस वक्त तमिलनाडु के उस गांव में आप लोगों ने सुना होगा तो याद आएगा, क्या हुआ कि उस गांव में एक त्योहार मनाया जाता था हिंदुओं का, वहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई थी। वहां पे एक त्योहार मनाया जाता था जहां पर लावा जिसे कहते हैं हम,
होता है वो लावा, चावल को उबाल के, चावल को पका के शायद किसी तरह से बनाया जाता है लावा। उस लावा को पूरे शहर में छींटा जाता था और एक जुलूस निकलता था। तो वहां पे मुस्लिम कौम ज्यादा थी। उन लोगों ने सबसे पहले उस पे पर्सनली अटैक किया। उसके बाद उन लोगों ने चेन्नई हाई कोर्ट में हाजिर ये लगाई, अपनी PIL दाखिल की कि इस त्योहार को बैन कर देना चाहिए यहां पर। अब भाई साहब, इस देश में जिसे कहा जाता है कि ये हेरिडिटी है, ये कल्चर है, कल्चरल कहा जा सकता है कि कल्चर का देश है। इस देश में सबसे हम रिच किसी चीज में है तो हेरिटेज एंड कल्चर में है। उस देश में हम इतनी पुरानी परंपरा को खत्म करने के लिए अर्जी लगाई जाती है। कभी भी तजिया के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया क्या क्योंकि इस देश में, या तजिया को खत्म करने के बारे में बोला गया क्या क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट देना चाहूंगा। हमेशा से माइनॉरिटी को टारगेट एक तरह की कौम करती है। मुझे नहीं लगता कि एक जो इस देश में मेजॉरिटी में कौम है वो हमेशा टारगेट करने की कोशिश करती है। मैं एग्री करूंगा कि अभी जो बनाए जा रहे हैं, अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल मतलब पॉलिटिकल फायदा के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते, बता रहा हूं, 1 मिनट और दीजिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक कौम पूरी तरह से हावी हो रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि चलिए ठीक है, अब आप कंटिन्यू करिए। चलिए, मैं बस एक छोटा जवाब कहना चाहूंगा। 28 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरीज, इसमें एक खाली तमिलनाडु का उदाहरण दे दिया। भाई साहब, चावल में कंकड़ पाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को कश्मीर का भी उदाहरण दिया, प्रखर जी जवाब दीजिए। कश्मीर का भी उदाहरण दिया, कायराना का भी उदाहरण दिया। ठीक है, कश्मीर आप जो तमिलनाडु की घटना बता रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता बैठे सभी लोगों को उसके बारे में कुछ पता होगा। और जहां तक बात है कोर्ट में अर्जी डालने की, वो पूरे देश के लोग, प्रॉब्लम है। आपको उसके बारे में बात कर रहे हैं? पिछले 8 सालों से किसकी सरकार है? ऐसी खबरें कैसे नहीं सर्कुलेट हो सकती है? उसके बारे में नहीं वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, मीडिया स्पेशल कवरेज देती है, पूरा देश बौखला जाता है। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 130 करोड़ आबादी का ये भारत देश, इसमें 40 करोड़ आबादी मुसलमान, 90 करोड़ की आबादी हिंदुत्व की। उसके बावजूद आप थोड़ा सा मुसलमान आगे पीछे कर देता, उसमें सारे हिंदुओं की हालत खराब हो जाती है। उसमें से आप भी एक होते हैं। खराब हो रही है। आज यहाँ पर 5 लोग तमिलनाडु का उदाहरण गिनवा रहे हैं, आज यहाँ पर 5 लोग बैठे, सुनिए, आज यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। कश्मीर जैसी घटनाओं को आगे बताएं राहुल भैया। आज यहाँ 5 लोग बैठे हैं, 5 में से 4 लोग, 5 में से 4 लोग एक पक्ष के पैनल में 4 लोग और हैं, उन्हें भी मौका दीजिए। साक्षी, पैनल में 5 लोग बैठे हैं जिसमें से 4 लोग एक पक्ष की तरफ के अलावा लोग और हैं। चारों के चारों ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है, मुस्लिमों के साथ तो हिंदू भी खड़े हैं। अरे साक्षी को बोलने दो प्लीज हर्ष, माफ करिएगा, सॉरी। तो 40 करोड़ हर्ष बस अगर ऑपरेटर जी बैठे हैं तो माइक समय समय पे म्यूट करते रहे, क्योंकि हम एक दूसरे के कंट्रोल में नहीं है। जी साक्षी बोलिए। साक्षी भैया, पहले तो मैं एक थोड़ी सी नहीं करती, मैं थोड़ी सी लाइन वो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने जो साक्षी थोड़ा तेज बोले आप। हेलो, हाँ अभी आ रही है आवाज। जी, आपने जो बोला कि 50-50 होगा, तो मेरे को वो लाइन याद, मतलब मुझे वो याद नहीं है, लेकिन मैं वो नॉर्मल बताती हूँ कि मैंने अक्सर देखा है उन लोगों को लड़ते हुए जिन्होंने गीता और कुरान आज तक खुद नहीं पढ़ी। मतलब अक्सर वही लोग लड़ते हैं जो खुद वो पूरी गीता और कुरान नहीं जानते। तो अब फ्यूचर का हमें नहीं पता कि 50-50 क्या होने वाला है, लेकिन अगर हिंदू, हाँ कब हो वो हमें भी नहीं पता, लेकिन हिंदुत्व में अगर उन्हें इतना ही डर है मुसलमानों से, तो वो मस्जिद पे जाके वो झंडा क्यों फहराते हैं, वो भगवा उन्होंने क्यों फहराया, और ये नारे क्यों लगवाए कि टोपी वाला भी सर झुकाएगा और जय श्री राम बोलेगा।
इसकी मैं वही भैया ने कहा कि 90 करोड़ की आबादी हिंदू की है और चंद से मुसलमान है। जब आपको अपने आप पे ही इतना विश्वास है तो क्यों वो मस्जिद में जाके ये प्रूफ करने की जरूरत है कि हमारा राम ही सबसे ऊपर है। राम ऊपर है तो उनका अल्लाह भी है। ठीक है, मैं अभय भैया से अब टिप्पणी लेना चाहूंगा। अभय भैया अब साक्षी की एक बात पे हर्ष अभय बोलने दे, बहुत देर से शांत है। आप याद करके रखिए अपना। लेना चाहूंगा, बस एक इन्फॉर्मेशन है कि साक्षी ने जो अभी कहा कि क्यों दिखाना है कि हमारे राम सुप्रीम है। कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि राम सुप्रीम है सिर्फ इनकी पूजा करो। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जिन लोगों ने ये बात कही, लेकिन अजान से चिल्ला चिल्ला कर यही बात कही जाती है कि अल्लाह ही सिर्फ इबादत के काबिल है और कोई इबादत के काबिल नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह की पूजा करें और किसी की इबादत ना करें। तो ये बात अजान के वक्त लाउडस्पीकर से बोली जाती है, कभी हम और ये अजान से बोली जाती, अजान में बोली जाती है पूरे विश्व में। ठीक है, हर्ष, किसी हिंदू ने तो ये बात नहीं कही ये लाउडस्पीकर लगा के कि हमारे सिर्फ हिंदुओं को पूजें। नहीं, औरों को बोलने दे हर्ष की नहीं। अबे भैया, अगर हमारे ऑपरेटर जी हैं तो थोड़ा माइक समय समय पे म्यूट करते रहे, मेरी विनती है, ताकि सबको बोलने का इक्वली मौका मिले। जी बिल्कुल। अबे भैया, हिंदू खतरे, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू। कहाँ बोला हिंदू खतरे में है? ऐसा नहीं बोला भैया मैंने। नहीं, ऐसा ही तो लगता है मस्जिदों पे जाके आप झंडा लगा रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? मस्जिद से कंकड़ भी तो बरसाए जा रहे हैं, पत्थर भी तो बरसाए जा रहे हैं। नहीं, हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? 2014 के बाद नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू खतरे में, मैंने कहा हिंदू खतरे में है। किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में आ जाएगा, मतलब आपका हिंदू प्रधान राष्ट्रपति हिंदू खतरे में आ जाए। इस तरीके की जो आ रहे हैं, जो मोटिवेटेड है पॉलिटिकल, उनका एजेंडा क्या है? यही तो है कि आप डोमिनेंट बनो, नहीं तो कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में आ जाएगा। ये सब चीजें करो, भीड़ लेके चले जाओ मस्जिदों में, ठीक है ना, नारे लगाओ, जबरदस्ती नारे बुलवाओ। कुल मिला के ना आप लोगों ने मेरे पहला सवाल से ही दूसरा सवाल लिंक था। अब आपका सवाल को हम यहीं पर रद्द करते हैं। आपके सवाल को हम आग लगाते हैं। एक मिनट, आप हमें समय दे दो, मैं ऐड करना चाहूंगा। एक ही कौम से क्यों आते हैं, उस पे किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की अभी तक। नहीं, ठीक है, प्रखर कुछ कहना चाह रहे हैं। हमें ये भी देखना होगा कि कुछ दिनों पहले साध्वी प्रज्ञा जी भी एक इल्जाम की दोषी थी, कहीं मालेगांव बम धमाके की। हालांकि उसको हम टेरराइज नहीं कर रहे, हम उसको किसी भी आतंकवाद से नहीं जोड़ रहे, ठीक है। और भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पाया गया कि जो वो है आरोपी हैं वो और भी धर्मों से बिलोंग करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमें इस्लाम पे टारगेट करना है इसलिए हम निकाल के ले आते हैं। आप मुझे एक हिंदू संगठन का नाम बोल दें जिसने किसी देश में बम फेंका हो, किसी देश में कत्लेआम मचाया हो। सिर्फ अगर आपको याद हो, जी 10 नाम खड़े गिना दूंगा, अलकायदा से लेके ISIS से लेके। कत्लेआम नहीं मचाते, ये सीधे औरतों को धमकी देते हैं, हम आपका रेप कर देंगे। और एक सेकेंड, और गला रेत के छोटे बच्चों को मार देते हैं, केज में छोटे बच्चों को जला देते हैं। क्या है, रेप करना ज्यादा जघन्य है या बच्चों को मारना ज्यादा जघन्य है? दोनों जघन्य, दोनों मतलब ये आप ये करेंगे, आप दोनों को, मतलब बच्चों को मारा जाए या रेप किया जाए, मतलब आप दोनों को कंपेयर करेंगे? कैसी घटिया बातें कर रहे हैं? अपराध के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप काउंटर कर रहे हैं। आप एक अपराध को छोटा, एक अपराध को बड़ा बनाने के लिए कह रहे हैं। दोनों अपराध हैं, अपराध होता है, अपराध गलत होता है। आप किसी को छोटा, किसी को बड़ा कैसे कर सकते हैं? आपने ये जवाब क्यों दिया कि छोटे बच्चों को टुकड़ा कर देंगे, तो आपने इसका जवाब क्यों दिया इस पे? ये क्या रेप कोई बड़ा क्राइम है? कि पूरे विश्व में ये हो रहा है। किस हिंदू संगठन ने किसी देश ने ये किया, मुझे बता दीजिए। एक कोई हिंदू टेररिस्ट संगठन का नाम बताइए। मैं आपको गिना सकता हूं, मैं आपको 10 नाम खड़े यही गिना सकता हूं। चाहूंगा कि
भारत में रह के कोई आपको नाम नहीं बताएगा, आपको कुछ चेहरे खुद याद करने पड़ेंगे, आपको खुद थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हाँ, कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों पहले ऐसी वारदातें भी हुई थी उस भारत में हुई थी। आपने पूछा ना कि एक बता दीजिए, तो हाँ, तो हुई है, भारत में हुई है, ऐसी बात नहीं। अब आप बात करें पाकिस्तान की अलकायदा की, ये उनकी ट्रेडिशनल आर्मी है। हमें पाकिस्तान से अपना स्तर मैच करना है, हर्ष, हमें अपना स्तर पाकिस्तान से मैच करना है, आरएसएस को अपना स्तर अलकायदा से मैच करना है। आप क्या बताना चाह रहे हैं? आरएसएस ऐसे बयान देगा, भगवा पहने लोग ऐसा बयान देंगे कि हम औरतों से बलात्कार करेंगे, खुद जो भगवाधारी है ऐसा बयान देंगे। वो निंदा ही है, उस आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं कब कह रहा हूं कि ये सही है? नहीं तो आप कहाँ लिंक कहाँ बना रहे दोनों का? आपसे भारत के हालात में पूछा जा रहा है, आप अलकायदा पे बात कर रहे हैं। नहीं, हम बोलेंगे रोजगार चाहिए, आप सरकार की तरफ बात क्यों कर रहे हैं? चलिए फिलहाल एक कौम से ही क्यों आते हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए पूरे विश्व में। ठीक है, अब इस मुद्दे को यहीं रहने दीजिए। मैं अमेरिका में 10 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए। अमेरिका में शाहरुख खान की चेकिंग क्यों होती है? नहीं, अब 10 मिनट रह गया, क्लोजअप इतनी कड़ी, अब 10 मिनट रह गया, सम अप करने का वक्त आ गया है। इंडिया ने नहीं किया था इतना ज्यादा चेकिंग। एक सवाल लेना चाहता हूं, मैं अभी एक सवाल लेना चाहता हूं। इस देश के गौरव रिसर्च का विषय आपका सवाल, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपका सवाल है, ये थोड़ा रिसर्च का विषय है। मुझे ये बताइए ना कि इस देश के गौरव हैं वो शाहरुख खान, जब वो अमेरिका जाते हैं, इंडिया में नहीं उनकी चेकिंग होती है। आप तो कहेंगे फिर इंडिया, ये क्या है फिर? अमेरिका में उनकी इतनी ज्यादा चेकिंग होती है, क्यों? सिर्फ उनके नाम की वजह से। तो इस नाम को पूरे विश्व में बदनाम किया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों सिर्फ एक कौम से ही निकलते हैं? ये देखिए, मैं इस बात पर डिबेट नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस कौम एक कम्युनिटी जो है, इसके 70% लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। कुरान का पहला वर्ड लिखा है रीड। ये गलत है, ये गलत बात है, लेकिन जो आपने शब्द यूज किया ये सच है। 70% लोगों को पढ़ना नहीं आता है, तो ये नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर ज्यादातर लोग पढ़ाई में रुचि नहीं लेते इस कम्युनिटी के, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उन बातों से एग्री भी नहीं करते, तो जाहिर बोलते हैं। जाकिर नाइक जैसे लोग, और यही अब हिंदुओं में भी हो रहा है कहीं ना कहीं। वो अक्सर ये सवाल पूछा करते हैं कि भाई 50-50% आ जाएगा तो क्या होगा देश का? सोचो, विचारो, विमर्श करो। क्यों सोचो? क्योंकि इस देश में ऐसा हो चुका है, कश्मीर में ऐसा हो चुका है। आप जैसे लोग हो चुका है, वो डराते हैं और डरा करके उनको ये बार-बार ये सोचते हैं। आपने किसी कश्मीरी पंडित से मुलाकात की है? मैं रो गया था भाई साहब उनसे बात करने के बाद। उनके बगल वाले पड़ोसी ने बताया कि वो लोग घर पे हैं। बहुत बगल वाले पड़ोसी ने बताया कि वो घर में है, जाओ मार दो। देख ली हमने, तो क्यों ना डर पैदा हो? आप मुझे इसका जवाब दे, क्यों ना डर पैदा हो? नहीं होना चाहिए डर। क्यों होना चाहिए? क्यों? आपके पड़ोसी, अगर आपके पड़ोसी कह रहे हैं कि राहुल सिंह ऊपर बैठा हुआ है, मार दो जाके उसको, तो आपको डर नहीं लगेगा उससे? नहीं भाई, मेरे मन में दिमाग में ये रहेगा, भाई मेरे साथ पूरे 90 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ लोग हिंदुत्व है, मेरा यही बात है। एग्जैक्टली आ गए आप मेरे पॉइंट पे। राहुल सिंह आ गए आप मेरे पॉइंट पे, आ गए मेरे पॉइंट पे। थैंक यू सो मच, आ गए। 90 करोड़ की आबादी है। उस वक्त वहां पे हिंदू कम थे, मुस्लिम ज्यादा थे। वही बात मैं कह रहा हूं, ऐसा होता है तो हमेशा सुनिए, जिस वक्त इस देश में हिंदू ज्यादा थे, मुस्लिम कम थे, उस वक्त से आज तक जिस वक्त इस देश का विभाजन हुआ था, कितने प्रतिशत मुस्लिम से देख लीजिएगा, और आज कितने हैं ये देख लीजिएगा। पाकिस्तान में कितने मुस्लिम थे और कितने हिंदू थे, आज देख लीजिएगा क्या रेशियो बचा है। ठीक है, ये आप सवाल पूछ के जताना क्या चाहते थे, बस ये बता दीजिए। ये देखिए, आप ये सवाल ये जो कम्युनिटी है पूरे विश्व में फैली हुई है, इस कम्युनिटी को थोड़ा सा सहजता बरकरार रखने की जरूरत है। ये बता दीजिए बस, आप ये सवाल पूछ के क्या बताना चाहते थे? मैं ये बताना चाहता था कि देयर इज व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट ब्लैक के बीच में एक और कलर है जिसको हम ग्रे कहते हैं, हमें उसको देखना पड़ेगा। हम सेक्युलर हैं, हम सेक्युलर हैं, ये देश सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। सुनिए, पूरी बात सुनिए।
सेकुलरिज्म को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। इस देश में अगर एक तरफ से आजान चलेगा तो उस वक्त हम एटलीस्ट ये करेंगे, हम अपना हनुमान चालीसा भी रोक देंगे, ठीक है, हम रोक देंगे, नहीं हनुमान चालीसा हम रोक भी देंगे, हनुमान चालीसा, लेकिन मैं समझ गया आपका उद्देश्य, सुनिए पूरी बात सुनिए, लेकिन अगर हनुमान चालीसा के ऊपर खत्म करते हैं इस चर्चा को, वो कहते हैं राहुल भैया, अगर कोई कहता है कि हमारे जो पैगंबर हैं, को फैला ज्यादा देते हैं, जल्दी सुनिए, हमारे जो पैगंबर है वो सबसे सर्वोपरि है, तब तक हम खुश हैं, लेकिन जब वो कह देते हैं कि आपके राम गलत है, तो वहां पर स्टैंड लेने की जरूरत है। ठीक है, स्टैंड लेने की क्या जरूरत है? तलवार नहीं उठाना है, तलवार नहीं उठाना है, वहां पर कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। हर्ष ठीक है, व्हाइट ब्लैक के बीच में ग्रे को देखना जरूरी है। ठीक है, दरअसल क्या है ना, सरकार में मौजूद देश में मौजूद मजबूत ताकतें चाहती हैं कि हम ऐसे मुद्दों पे बात करें और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे हमारा ध्यान न जाए। सरकार अपने चीजों में सक्सेसफुल है। हम हर टाइप के लोग यहाँ पे बैठे थे जिसने हर टाइप की बात की, पर जो हमारी जरूरतें थी उस पे हमने बात करना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। तो एक बात बताइए मुझे राहुल भैया, एंड करें आप चर्चा को तो अच्छा रहेगा। बताए वो जरूरी मुद्दे, एक सेकंड, हम दोबारा से बैठेंगे, अगली बार सिर्फ मुद्दों पे बैठेंगे, अगली बार हम इन मुद्दों को आने नहीं देंगे। भाई साहब, पूरा विश्व ऐसे ही चल रहा है, जरूरी मुद्दे, यूक्रेन और रशिया में वॉर चल ही रहा है, क्या जरूरत है इस वॉर की? फिर यही सवाल ले आएंगे कि भैया देश तो नहीं सुधर पा रहे हैं, हिंदू आप फिर ले आएंगे वही, आप जैसे जर्नलिस्ट के कारण यूक्रेन रशिया जैसे देश आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, क्यों लड़ रहे हैं भाई? उनके पास भी बहुत अच्छे मुद्दे थे डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर अंत में अंततः एक अभय भैया के पास जाएंगे सवाल लेने के लिए, उसके बाद क्लोज मारेंगे। अभय भैया, आपको क्या लगता है, बड़ा सिंपल साधारण सा सवाल है, अभी 2024 के इलेक्शन में अभी 1 साल का समय रह गया, उसके पहले से एक जो नींव होती है, एक जो बेस बनाया जाता है, जैसे कि मैं आपको 2019 का एग्जांपल दूं, जब 2019 का इलेक्शन था लोकसभा का, तब उस वक्त पे एक बेस बनाई गई, पुलवामा हमले को एक मोटिवेटेड मुद्दा बनाया गया, उसके सहारे इलेक्शन को जीतने की कोशिश की गई। ये हमेशा से रूमर रहा है। उसके बाद अब जैसे कि 2024 के इलेक्शन है, उससे पहले आपने क्या बोला, पुलवामा हमला जीतने के लिए करवाया गया था? हर्ष बोलने दिया जाए, हम समझ रहे हैं ये बात कह रहे हैं राहुल सिंह, हर्ष तो शर्म इसलिए भी आनी चाहिए कि 200 किलो आरडीएक्स कौन सा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया कि आया नहीं, उसके बजाय कि उनको आगाह किया जा रहा था कि कुछ लोग हमला करने वाले, सरकार कहां सो रही थी। सवाल उठेंगे तो बहुत उठेंगे। नहीं हर्ष आप पूरे पैनल में सब झूठे हैं। आप सुन ले, एक बार राहुल भैया को सुने, हम सबको एक दूसरे को सुनने का संयम रखना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल मैं बस एक समय में अभय भैया के पास था, अगर ये बात मैं अभय भैया के पास था, प्लीज हर्ष, मैं अभय भैया के पास था। आपको क्या लगता है कि ये जो जहांगीर पुरी जैसी वॉयलेंस, कर्नाटक में हिजाब का वॉयलेंस, उसके बाद माफ कीजिएगा, कर्नाटक में हिजाब का वॉयलेंस, उसके बाद फिर ये बुलडोजर चलाना जहांगीरपुरी में एक मोटिवेटेड, उसके बाद शाहीन बाग में बुलडोजर की धमकी देना कि भाई कार्रवाई होगी, आपको क्या लगता है, क्या कोई बेस नींव बनाई जा रही क्या कि ये हिंदू मुसलमान करके डिस्क्रिमिनेट करके 2024 में इलेक्शन जीतने का कोई ऐसा कुछ है क्या? प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है? डेफिनेटली, नो डाउट, सबको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है पोलराइज कर रही है इस तरीके की चीजें करवा के। और बताइए, जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जो मेन अक्यूज्ड होते हैं। सोचिए, जामिया में जिन्होंने गोली चलाई आज वो बाहर है, तो कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट करती है डायरेक्टली, नो डाउट, और उसका पॉलिटिकल लाभ उसको मिल रहा है डेफिनेटली। और जो इस हर्ष ने कहा सेकुलर, देखो सेकुलर तो कॉल सेकुलर नहीं हो सकते। हम सब पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुखालफत करें दोनों पक्ष से। अगर अखलाक की हत्या कर दी जाती है तो उस पर भी बात होनी चाहिए। अगर कोई हिंदू के साथ होता है कोई इंसिडेंट तो उस पर भी बात होनी चाहिए। सो कॉल सेकुलरिज्म नहीं चलने वाला है भाई। लेकिन अबे भैया, इस देश में रुपेश पाठक की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, तो उस बात को दबा दिया जाता है,
उसी वक्त तबरेज अंसारी की हत्या होती है मॉब लिंचिंग करके, तो उसको उछाल दिया जाता है। इस देश के मीडिया की यही कमी है। मैं वही कह रहा हूँ, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म से काम नहीं वही कह पत्रकार लोग ठीक है। सेम क्वेश्चन ओके अबे भैया, थैंक यू। सेम क्वेश्चन शिफ्टेड टू साक्षी। साक्षी आप जवाब दीजिए, जल्दी क्लोज करें। साक्षी सुन नहीं पा रही हैं। सेम क्वेश्चन शिफ्टेड टू प्रखर। प्रखर जवाब दीजिए, क्या ये कोई एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है 2024 इलेक्शन के लिए, लोकसभा के लिए? सर पुलवामा को लेके अभी हर्ष जी कुछ कह रहे थे। सर खुलेआम प्रधानमंत्री ने पुलवामा के नाम पे वोट मांगा था अपने वोटर से कि मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप, नहीं, बहस की बात नहीं है, जमीन की बात होती है ना। जब पुलवामा की बात आती है तो शहीद करके बीजेपी वाले चिल्लाने लग जाते, सही बात है, लेकिन कभी जवाब नहीं देंगे कि आरडीएक्स कैसे आया देश में, 200 टन के करीब, जिससे वो कार से और इंटेलिजेंस बराबर बता रही थी एजेंसीज को। इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल नहीं था, पता था, बताया गया था। आप दोबारा से रिसर्च करिएगा, बार प्रधानमंत्री कार्यालय को बताया गया था कि कुछ हो सकता है कश्मीर में, बावजूद उसके सीआरपीएफ की गाड़ियों को कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की गई थी उस दौरान। ठीक है, नॉर्मल जो बसें होती है उनमें भेजा गया उनको। जवानों के साथ तो सरकार भी खेल रही थी ना। क्या ठीक है, वक्त है समाप्त करने का, वक्त है समाप्त करने का। सर इंटेलिजेंस का फेलियर क्यों नहीं हो सकता है? हो सकती है या नहीं? आप ये आतंकवादी हमला था जिसको रोकने की कोशिश की जा सकती थी, नहीं की गई। इसको साजिश का नाम दे रहे हैं तो मुझे सबूत दिखाइए। साजिश का नाम नहीं दे रहे हैं, एक सवाल है, उसका जवाब मिलना चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं दिया कि 200 किलो आरडीएक्स कहां से आया। पोर्ट्रे किया है राहुल सिंह ने इस सवाल को जिस तरह से पोर्ट्रे किया है, उसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि 200 किलो आरडीएक्स इस देश में लाया गया और इस देश के हर्ष उन्होंने रूमर शब्द का प्रयोग किया, शायद आप उसका मतलब समझते होंगे। रूमर शब्द का प्रयोग किया, इस तरह से रूमर प्रयोग किया था, मैंने खुद सुना था अपने कानों से। उन्होंने रूमर बोला था। और सवाल है अभी का तो जी, उस पे वोट मांगती है। सबसे पहला बात ये, इनकी सबसे पहली बात ये थी, उस पे वोट मांगती है सरकार, उसी पे वोट मांगती है जो वो करती है। तो घुमा फिरा के बात वो वहीं ले जा रहे थे कि सरकार वोट मांग रही थी, जो उन्होंने हमला करवाया, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, उस पे वोट मांगा। प्रखर आप सभ्यता दिखाएं, आप शांत रहें। प्रखर आप सभ्यता सबूत दीजिए, मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है, क्लोजिंग करने का वक्त आ गया। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बखूबी अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जवाब दिया, जानने को मिला आपके आने से। आपके जवाब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि छुरियां चल रही हो, मगर फिलहाल बखूबी आपने जवाब दिया, बड़े प्यारे आदमी हर्ष। उसके बाद मैं अभय भैया पे जाऊंगा। अभय भैया, आपने जिस सहजता से अपने जवाब रखे, बड़ा अच्छा लगा। एक प्रतीत हो रहा था कि एक बड़े ही जानकार व्यक्ति हमारे सामने साथ में मौजूद है। और साक्षी के पास में जाऊंगा। साक्षी ने कम बोला, बट जितना भी बोला वो बड़ा ही इफेक्टिव बोला। बहुत अच्छा लगा साक्षी, जितना भी आपने बोला आपकी जानकारी के हिसाब से बखूबी बहुत अच्छा आपने पेश किया, अपनी बातों को रखा। और प्रखर इंशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो हमेशा से ही मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा है, हर्ष ले जाएगा आपको अपने साथ। देखिए फिर मेरी बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। चलिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज बोल के जाऊंगा अभी। धन्यवाद। क्लोजिंग इंट्रो दे दूं मैं, प्रखर का क्लोजिंग इंट्रो दे दूं। प्रखर हमेशा से अल्लाह हाफिज बोल के जाऊंगा अभी, जय श्री राम बोल के जाऊंगा अभी, खुदा हाफिज बोल के जाऊंगा अभी, राधे राधे बोल के जाऊंगा अभी, लेकिन समझना पड़ेगा। क्रिश्चियन का रह गया हर्ष भाई। ठीक है, चलिए क्लोजिंग का वक्त आ गया है। बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़े हमारे साथ, बड़ी ही अच्छी हेल्दी डिबेट हुई। और मतलब हमेशा से मुझे लगता है कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो चलता है, सबके अपने अपने विचार हैं, राय हैं। और इस देश को मुझे लगता है कि बांटकर मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो जमीनी मुद्दे हैं, पब्लिक के मुद्दे, लोगों के मुद्दे, उसको लेकर के बातचीत करनी चाहिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे WCG न्यूज। मेरा नाम है राहुल सिंह। बहुत बहुत थैंक यू।